तो वहीं वक्फ बिल पर कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा और आपको बता दें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्ष ने इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की है। हालांकि सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा में हर पार्टी को बोलने का समय दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ तो तस्वीरें वो हैं जिसमें लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध जताया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कल सदन में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। 12 बजे लोकसभा में पेश होगा और उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। तो वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसको लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। तो वहीं साथ ही उन्होंने इसे जेडीयू और टीडीपी के लिए अग्नि परीक्षा बता दिया है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और इसी के साथ ही सवाल भी पूछा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। ये उनकी अग्नि परीक्षा होगी। अगर वो संविधान के लिए इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से ये देश हित में होगा। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। खबर यह भी है कि वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। इस बीच एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधा और वक्फ बिल को बर्बाद बिल बता दिया। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की ये बात। अब देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को पसंद करें या नहीं, उसकी कब्र सुरक्षित स्मारक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी भी तरह से औरंगजेब और उसकी कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही एएसआय ची प्रोटेक्टेड कबर आहे। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी
त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे. हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार. अब देखिए, धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने हिंदू संगठन सहित बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं पूर्व बीजेपी विधायक का कहना है कि जातिवाद संघर्ष के चलते तमाम हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। सरकार भी धर्मांतरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया और साथ ही केदार शुक्ला के आरोपों पर कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। तो वहीं प्रदेश में कई भी धर्मांतरण जैसे मामले नहीं हैं, ऐसा उनका कहना है। अपनों के बोल धर्मांतरण पर खुली पोल। कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये भी जो यहाँ जातिवादी संघर्ष की भूमिका तैयार कर दी गई। धर्म परिवर्तन का खेल कब तक नकेल। शुक्ला जी किसी तरह का प्रमाण लेके आएंगे तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती में ना धर्मांतरण चलेगा और ना धर्मांतरण करवाने वालों को छोड़ा जाएगा। सियासत का फेर फिर नई तकरार। तो खुद ही पार्टी की आड़ में धर्म का झंडा लेके धर्म का धंधा कर रहे हैं। बहुत दुखद है ये दृश्य। धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस बार बीजेपी को अपने ही पूर्व विधायक ने धर्म परिवर्तन पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का कहना है कि जातिवाद संघर्ष के चलते तमाम हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है। सरकार भी धर्म परिवर्तन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बीजेपी के ही कुछ नेता धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और उस जातिवादी संघर्ष की भूमिका जो तैयार हुई वो अब लोगों के धर्म परिवर्तन से जुड़ रहा है। और जब लोगों के धर्म परिवर्तन, भाई उनको अपने धर्म में बनाए रखने के लिए आपने क्या किया? तमाम संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है और तमाम सब लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? स्वयं भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, उसके नेता क्या कर रहे हैं? आज तक किस गांव में गए, किस व्यक्ति के पास गए कि तुम हिंदू धर्म न छोड़ो? पूर्व बीजेपी विधायक ने धर्म परिवर्तन को लेकर सामाजिक और राजनीतिक दोनों ओर से गहन चिंतन की सलाह दी है। उधर पूर्व विधायक के बयान पर सियासत गर्मा गई है। धर्म का झंडा लेके घूमते हैं, खुद ही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अब जब बीजेपी के इतने सीनियर लीडर ये कह रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के बोलने की आवश्यकता क्या है? ये तो इनका चरित्र है, यही इनकी चाल है, यही इनका चेहरा है। आप देखिए रोज जो रीति पाठक हैं उप मुख्यमंत्री के खिलाफ झंडा गाड़े हुए भ्रष्टाचार की बातें कर रही, कोई जवाब दे रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया है और आगामी दिनों में इस कानून में और तो वहीं जबलपुर के जॉय स्कूल में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। इन पर तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर भगवान राम और हिंदुओं को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे। इस पोस्ट को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उधर हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि कल रांची थाने में धर्मांतरण के आरोप को लेकर हुए प्रदर्शन और झड़प के वीडियो में प्रिंसिपल ने पोस्ट किया था और इस पोस्ट में विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। तो वहीं छतरपुर में रामनवमी की प्रभात फेरी में हमला करने का मामला सामने आया है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में चाकू और डंडे चले हैं। मारपीट की वजह से इलाके में तनाव का माहौल है। उधर शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है।
सुबह प्रभात फेरी के दौरान राहुल मिश्रा और संजू बूरा पे कुछ लोगों द्वारा धारदार हथियार पे हमला किया गया, जिसमें संजू बूरा एवं उनके साथ चल रहे साहू पे चोट आई है और पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए मौके से ही 2 लोगों को पकड़ा है और पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में अभी अपराध कायमी की जा रही है। दोनों पक्ष कौन है? दोनों पक्ष हिंदू ही हैं और मारपीट का कारण अभी प्रथम दृष्टया उनका व्यक्तिगत विवाद ही सामने आ रहा है। वीडियो भी सर जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है, अभी जो भी वीडियो आ रहे हैं पुलिस सभी की जांच कर रही है और उन पे तदनुसार कार्रवाई की। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से इसका शुभारंभ उन्होंने किया और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान भी किए। छात्रों को शिक्षा का महत्व समझाया और इसी के साथ ही सीएम राइस स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी स्कूल करने की घोषणा भी की। दरअसल संदीपनी स्कूल का इतिहास श्री कृष्ण से जुड़ा है। और वहीं यहां से भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी। वहीं इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का भी बयान सामने आया है। सीएम राइस का नाम बदलने पर उन्होंने कहा कि सीएम राइस के नाम को लेकर बड़े दिनों से तकलीफ थी, अब स्कूल संदीपनी स्कूल के नाम से जाने जाएगा। ये जो सीएम राइस स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनी आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइस स्कूल का नाम भी सांदीपनी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राइस स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। आज सांदीपनी के नाम से सांदीपनी स्कूल जो जाने जाएंगे, जैसे भोपाल सीएम राइस है, अभी संदीपनी स्कूल नंबर 1, संदीपनी स्कूल नंबर 2, तो संदीपनी के नाम से जो ये आज संस्था का नामकरण हुआ है, मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़े गौरव की अनुभूति प्रदान करता है। तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ आज से पूरे देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ बंद हुआ है और कुछ चीजें महंगी तो कुछ सस्ता हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर अप्रैल की शुरुआत से कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे दाम हैं जो बड़े हैं। जैसे एमपी में आज से 19 धार्मिक शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो गई है। अब आपको इन शहरों में शराब नहीं मिलेगी। उधर लोगों को बिजली का करंट भी लगा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं प्रॉपर्टी के रेट भी आज से बढ़ गए हैं। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भी पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। भोपाल से इंदौर की यात्रा करने पर वाहन चालकों को अब ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। तो वहीं कार चालकों को 100 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। पहले आपको बता दें कि सिर्फ 65 रुपए ही टोल टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब बढ़कर 100 रुपए हो गए हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं प्रदेश में बिजली रजिस्ट्री प्रॉपर्टी खरीदना कितना महंगा हो गया है। 1 अप्रैल यानी कि आज से प्रदेश में बिजली पानी के बाद बढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी के भी दाम। तो वहीं नई गाइडलाइंस के अनुसार नए रेट पर रजिस्ट्री होगी, जो कि 1500 लोकेशन में रजिस्ट्री की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। 10% से लेकर 200% तक की भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रदेश में बिजली दर में 3.46% की बढ़ोतरी हुई है। 100 यूनिट तक के बिल पर अब 24 रुपए बढ़ चुके हैं और इसी के साथ ही स्मार्ट मीटर वालों को दिन में 20% की छूट। भोपाल से इंदौर की यात्रा में टोल टैक्स बढ़ गया है। तो वहीं कार चालक अब 65 रुपए की जगह 100 रुपए टोल टैक्स देंगे। तो वहीं टैक्सी, मिनी बस में 160 रुपए के टोल टैक्स देने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में बिजली की दरें भी महंगी हो गई हैं। अब इस पर देखिए सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बिजली बिल बढ़ाने को लेकर प्रदेश में आंदोलन करने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर केवल विरोध की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इस वर्ष को औद्योगिक वर्ष बना रहे हैं और बिजली की सबसे ज्यादा मार आप उद्योगों पर दे रहे हैं। जो रात्रिकालीन उद्योगों को छूट मिलती थी 20% की, उसको समाप्त कर रहे हैं। आपने कोविड काल में देखा करोड़ों रुपए के बिल सस्पेंड करे गए कुछ समय के लिए और पुनः
उन बिलों की वसूली करी गई, जिससे लगभग 50% जो उद्योग थे वह मर गए, कई जन बेरोजगार हो गए। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार निजीकरण की ओर सभी विभाग को लेके जा रही है। भूख है उसको मिटाना है, तो ये झूठ के आधार पर ही होता है। और मैं ये जानती है, पहली बार तो है नहीं, कांग्रेस तो ऐसे मुहिम कई बार कर चुकी है, झूठ बोलते हैं और फिर बैक ट्रैक हो जाते हैं। तो जो राजनीतिक दल के पास कोई विकल्प नहीं है, विचारधारा नहीं है, वो और क्या विकल्प ले सकती है और क्या सोच सकती है और क्या कर सकती है। तो वहीं जबलपुर में कल यानी 31 मार्च को रजिस्ट्री ऑफिस में बड़ी संख्या में लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च तक सरकार को करीब 650 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है, जबकि पिछले साल 557 करोड़ का राजस्व मिला था। रजिस्ट्री विभाग के मुताबिक जिले में मार्च से पहले 150 से 200 के करीब रजिस्ट्री होती थी, लेकिन मार्च के अंतिम हफ्ते में 350 से ज्यादा रजिस्ट्री हर रोज हुई है। अब भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्री विभाग ने एक अलग से व्यवस्था की थी और जबलपुर में 1400 जगहों का रजिस्ट्री विभाग ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, जिसका रेट आज से बढ़ गया है। ऐसे में लोग पुरानी दरों पर रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में बात करें तो पहुंच रहे हैं। फरवरी मार्च में ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो फरवरी मार्च में पूरे साल का लगभग 35% रजिस्ट्रियां होती हैं, 25% रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो एक तो वित्तीय वर्ष का समाप्ति रहता है और अपनी गाइडलाइन भी बढ़ रही है। तो हम तो देखिए चुनिंदा क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की में तो नहीं बढ़ रहे हैं। एनालिसिस हम लोग ने किया था तो 2696 टोटल जबलपुर जिले में लोकेशन है, तो उसमें से लगभग 1500 के लोकेशन के आसपास बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां साल 2025 से 26 के लिए शराब की नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। आज से प्रदेश में शराब की कीमतों में कमी आ गई है और शराब की बोतल पर 4% तक की छूट मिलेगी। वहीं औसतन 1000 रुपए की बोतल पर 40 रुपए तक की कमी आई है। तो वहीं शराब के साथ ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल भी अब सस्ता हो गया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हैं। और चलिए अब पूरे देश की अगर बात करें तो संसद से पारित नया बजट आज से लागू हो जाएगा। आज से देश में नया टैक्स रिजीम लागू हो गया है। अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स से लेकर सब्सिडी जैसे कई फायदे इस तारीख से लागू हो गए हैं। बैंकिंग के नियम भी बदल गए हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से केवल 3 बार ही फ्री में पैसा निकालने की सुविधा आपको मिलेगी और बड़े बैंक्स ने न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें भी लागू कर दी हैं। अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी भी आपको देनी होगी। तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। यूपीआई के इनएक्टिव अकाउंट्स बंद होंगे। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव होगा और डिजी लॉकर जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। ये तमाम तरह के बदलाव आज से देश में लागू होंगे। तो चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि देश में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल यानी कि आज से। आज से देश में नया टैक्स रिजीम लागू हो गया है। अब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आज से ही लागू हो गई। तो वहीं खाते में मिनिमम बैलेंस से कम पर अब पेनल्टी आपको लग सकती है। तो आप ध्यान रखें कि अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बरकरार रखें। एटीएम से पहले 3 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए चार्ज आपको देना होगा। रुपे डेबिट कार्ड इस्तेमाल पर फायदा होगा। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है। यूपीआई के जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही डिजी लॉकर और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव आज से लागू हो गया है। तो वहीं टोल टैक्स में 5 से 10 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। 5 से 10 रुपया टोल टैक्स महंगा हो गया है। तो वहीं कमर्शियल गैस की अगर बात करें, कमर्शियल गैस सिलेंडर 45 रुपए सस्ता हो गया है। सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए सलमान खान की बात करेंगे। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार वो अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक घड़ी को लेकर चर्चा में है। दरअसल हाल ही में सलमान खान ने राम मंदिर वाली घड़ी पहनी थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब इंदौर के महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे मुस्लिम समाज में खलबली मच गई है। क्या सलमान खान हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं? आखिर ये सवाल कैसे उठा, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
सलमान की घड़ी पर क्यों बवाल? कोई नसीहत, किसी का न्योता। हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है और ट्रोल किए जाने के कारण है उनकी घड़ी, जिसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सलमान खान की अयोध्या से जुड़ी भगवा घड़ी पहने हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और अब सलमान खान को हिंदू धर्म अपनाने का न्योता मिला है। इंदौर के श्री महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज ने सलमान खान को सनातन धर्म में आने का निमंत्रण दे दिया है। हमको पता चला है कि सलमान खान इंदौर के हैं, तो हम इंदौर के नाते उनसे बोलते हैं कि आप तो अगर कोई मुल्ला मौलवी आपके ऊपर कटाक्ष करता है तो आप तो ऐसे धर्म को छोड़ दीजिए ना, वो कोई धर्म थोड़ना है, उसको छोड़ करके आप आइए, हिंदू धर्म स्वीकार कीजिए, आप सनातनी बनिए और आप गले में भी राम का पहनिए, अभी तो हाथ में पहनी है, हम आपको। तो फिलहाल 5 की आंच में हमारे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।